जय हिंद। आज हम 6 क्लास के एनसीईआरटी को हम चैप्टर को कवर करेंगे। अब हम जानेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों है। अभी आप रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम देखते होंगे उसमें यही इंटरव्यू और जो भी सक्सेस हैं, या तो यूपीएससी ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए या पीसीएस का एवरीथिंग कोई भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, तो आपको उन्होंने उसमें यही एक कहते प्रीफर करेंगे कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। तो एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना ज़रूरी है? ताकि इससे मेरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और जो भी अब एक छोटे से कंपनी में हम काम करते हैं, तो जस्ट वो उस कंपनी के एम्प्लॉय से अगर आप पूछेंगे तो यही कहेंगे, उस कंपनी का ढेरों सारा आपको बड़ाइयाँ वो करके दिखाएंगे कि ये कंपनी में ये फैसिलिटी हैं, ये फैसिलिटी। अब सोच के देखिए कि ये एनसीईआरटी बना तो ये गवर्नमेंट की बुक है, जिसके कारण जो भी एग्ज़ाम हम गवर्नमेंट के देंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपने किताब को ही प्रमोट करेंगे कि ताकि लोग एनसीईआरटी को पढ़ें। और उनसे क्वेश्चन है बहुत सारे, अभी जो हम 6 क्लास से शुरू करेंगे और 8 सब्जेक्ट का ये हो गया, आपको ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों को हम 6 से 12 तक का कवर करेंगे। लेकिन पहले हम 6 क्लास के ज्योग्राफी का ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री पे जाएंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस पे जाएंगे। इस तरह से हम अपना संपूर्ण ये एनसीईआरटी का एक सीरीज़ हम चलाएंगे, और जिससे आप लोगों को, और मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये 6 क्लास में इतनी आपको बेसिक ही नॉलेज होनी चाहिए, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो डिप्थ नॉलेज हम आपको लेके चलेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे एनसीईआरटी, अब कुछ लोग ये मिथ्या फैला रखे हैं कि एकदम टू द पॉइंट। अब सोचने वाली बात ये है कि टू द पॉइंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं। कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढेंगे तो वो लाइन में ही आएंगे, तो वो एज इट ही कहते हैं कि लाइन जो है सो उठा के दे देते हैं। तो वही चीज़ को हम उतने लाइन बाय लाइन पढ़ने में तो बहुत ही समय वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी के एग्ज़ाम का जो पीछे का जो ये रिकॉर्ड देखा जाए तो उससे आपको पता चलेगा कि हर एक एग्ज़ाम को आप वो इतने जल्दी कंडक्ट करा रहे हैं, जिससे बच्चे को सही से पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अगर वो डीपली अगर लाइन बाय लाइन टू पढ़ने बैठा तो वो तो पढ़ लिया। तो इसी ये सब को ध्यान में रखते हुए मैं इसको पूरा ऐसा टू द पॉइंट, इसको मैं समझिए कि इस सबका एक सार आपको दूँगी, जिससे आपको वो समझने में, और वो ऐसे आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर रहेगा तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आसानी से आप इसको पढ़ लेंगे। तो चलिए हम आप आज शुरू करते हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जो सामाजिक विज्ञान है, सौरमंडल और पृथ्वी। अब इसमें है कि हम चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा तथा सभी रात में जितने भी आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। अब उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब इसमें 2-3 तरह की इस खगोलीय पिंड से बात आती है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं, जो उनकी अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड हैं उनकी अपनी ऊष्मा नहीं होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। कुछ के आकार बड़े होते हैं और बड़े होते हैं सभी गैस से बने होते हैं। तारे, अब कुछ जो है तारे भी खगोलीय पिंड है, और सूर्य जो है वो भी एक तारा है। ये बात हम अब इतनी तो जानते ही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और नक्षत्र। और नक्षत्र क्या है? नक्षत्र मंडल। अब तारे के एक समूह को मान लीजिए ये तारा है और इसके समूह को पूरे तरह ऐसे इसको समूह को हम जो है इसे कहते हैं, तारे के समूह को कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। और इन्हीं का नाम दिया गया ओजोन मेजर और बिग बेयर। अब सप्तऋषि हम बचपन से देखते हैं कि हम लोगों की आम भाषा में बोलते हैं सतभैया तारा, इस टाइप की बातें होती रहती है। और सतभैया तारा का जो होता है ये भी ओजोन मंडल और बिग बेयर का एक ही, ये भी इसी का भाग है। अब हम आगे देखेंगे इसमें चैप्टर का जो मेन जो सार है ये कि ध्रुव तारा हमेशा हमें उत्तर की दिशा को ये रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ये उत्तर की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे अब हम देखते हैं कि अब सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है वो जानेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ने से उतना कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे आप समझ लीजिए
तो अच्छा रहेगा। सौर मंडल के निर्माण में एक सूर्य होता है, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं और कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। इसका मुखिया जो होता है वो सूर्य होते हैं। इनकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। ये अधिकतम गर्म, बहुत अधिक गर्म गैस है। ये अधिक गर्म गैस है। ये तो बात हो गई। अब ग्रह में हम कौन कौन से जानेंगे, और ये यही क्रम लगा हुआ है जैसे कि सूर्य के तरफ ये सूर्य है और जिस तरह से गैसों का क्रम है उसी तरह से मैंने इसे लिख रखा है। ग्रहों में आप देखें तो 8 ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और ये सब आंतरिक ग्रह है। ये जो हैं बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और ये यूरेनस और नेपच्यून, ये सब जो है बाह्य ग्रह है। ये इंटर प्लानेट है, ये आउटडोर प्लानेट है। अब इसको हम समझेंगे। उपग्रह में चंद्रमा है और चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो ये पृथ्वी का उपग्रह है। अभी रिसेंटली में भी कुछ ग्रहों के कुछ उपग्रह मिले हैं लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, वो करंट अफेयर्स का। तो जब हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स में हम जाएंगे। खगोलीय पिंड ये क्या है, अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्षुद्र ग्रह है। वैज्ञानिकों को माने तो ये क्षुद्र ग्रह जो है, जब ग्रहों का विस्फोट हुआ था उसी के कुछ टुकड़े हैं, ये भी एक क्षुद्र। अब ये क्षुद्र से ही पता चलता है कि क्षुद्र सूक्ष्म क्या होता है, छोटा। तो ग्रह लगा हुआ तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह मतलब ग्रहों के ही छोटे छोटे भाग होते हैं। जैसे उल्का पिंड जो होते हैं, यही उल्का पिंड कभी कभी जो धरती पे गिरते हैं और वाष्प से अभिक्रिया होने से घर्षण बल के कारण ऊपर में ही, जब हम समताप मंडल और ये पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, तब उस विषय में हम उसमें भी अच्छे से चर्चा कर लेंगे। जिससे उसमें वो ऊपर ही उल्का पिंड जल जाता है, जिससे पृथ्वी पे ये उल्का पिंड नहीं गिर पाता। कभी कभार एकाध तो गिर जाते ही हैं लेकिन बाकी ऐसे नहीं गिरते हैं। वो ऊपर से ही अभिक्रिया होकर वो घर्षण बल के कारण वो जल जाते हैं। आगे हम फिर बात करें आकाशगंगा। अब आकाशगंगा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। आकाशगंगा एक तारे का समूह है। जैसे एक समूह से जो नक्षत्र मंडल बनता है, निर्माण होता है, ऐसे ही कई तारों के समूह से एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। और जो में हमारे आकाशगंगा जो है, जिसमें जो सूर्य रहते हैं, उन्हें मिल्की वे कहते हैं। इतनी सी बात है आकाशगंगा। अब इनका निर्माण जो हम देखेंगे तो पृथ्वी है, इससे पृथ्वी है। इसके ऐसे निर्माण होते हैं। ये सौरमंडल हो गया, ये जो है आकाशगंगा हो गया, आकाशगंगा, और इसे हम पूरे को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड अब इस तरह से है। और इसमें एक ये है, सूर्य ग्रहों के बारे में भी है। मैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा हो गया सूरज, ये है हमारे बुध, ये बुध, ये शुक्र, पृथ्वी, और ये है मंगल ग्रह। अब ये छोटे छोटे डॉट्स आप जो दिख रहा है, ये सब जो है क्षुद्र ग्रह है। ये सभी जो है ये इन्हीं जो इंडोर आंतरिक ग्रह है, इसी के और बाह्य ग्रह के बीच में रहते हैं। अब यहाँ पे है ये आपका बृहस्पति, ये हो गया बृहस्पति, ये अब यहाँ शनि, ये हो गया आपका यूरेनस,
और ये नेपच्यून। इसको हम नेपच्यून, यूरेनस, ये ऐसे हम ग्रह का क्रम है। और इसके बीच में अभी हम अब ऐसे ही आप एक आइडिया यहाँ पे रखें अभी कि ये ग्रहों का क्रम है। और क्रम के देखें तो ये 4 ग्रह आपको आंतरिक है और ये क्षुद्र ग्रह से पहले तक, और इसके बृहस्पति ये सब बाह्य ग्रह, ये बाहर की तरफ है, तो इसे हम याद रखेंगे बाह्य ग्रह। ये आंतरिक ग्रह है। बस आज के चैप्टर में बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी जो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स करके के ज़रूर बताइएगा। आपका सजेशन हो वीडियो को किस तरह से और बेहतर बनाया जाए, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट्स करके अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। हो सके तो ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे आपको इससे अच्छे तरीके से और आसानी से आपको समझाने के लिए। जय हिंद, जय हिंद।